हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं तुल तिवारी आप सभी का एग्जाम्पल परिवार में स्वागत करता हूं। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए बिल्कुल लाइव हूँ आपके साथ और आइए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी का एग्जाम्पल परिवार में स्वागत है भाई। नमस्कार सभी को। चलिए तो बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है ना? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए देखिए, अगर सबसे पहले मैं बात कर लूँ जितने भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं, देखिए एग्जाम्पल परिवार द्वारा आप लोगों के लिए बच्चों दीपावली के अवसर पर यहाँ पर कई सारे ऑफर जो है बैचेस में लाए गए हैं। आप लोग इसमें इन बैचेस को ले सकते हैं। जैसे एमपीएसआई अगर आप तैयारी करें तो एमपीएसआई का विक्रमादित्य बैच है जो कि 499 रुपए का। दिवाली 75 कोड इस्तेमाल करेगा, 75% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। 7, 8 और 9, ठीक है, 7, 8 और 9 तारीख को ये 3 दिन ये ऑफर आप चल रहा था, आप जानते हैं। ठीक है, 3 दिन बच्चों ये ऑफर है, 7, 8 और 9 तारीख को है। तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। एसएससी जीडी के लिए देखो सबसे अच्छा सुनहरा अवसर ये बच्चों की एसएससी जीडी 24 में भी आएगा और 25 में भी होगा। ठीक है, तो 2 साल 2024 में और 2025 में भी आपका एसएससी जीडी का पेपर होगा। यहाँ पर भी 75% का डिस्काउंट है। 699 रुपए का आपका, सॉरी 649 रुपए का आपका गया है। एसएससी फाउंडेशन प्रीलिम प्लस मेंस बैच है, इसमें सीजीएल सीपीयू सीसीएल एमटीएस रहेगा। साथ में अर्जुन बैच है आपका जो कि 399 का है, तो आप यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। एसएससी जीडी सीआरपीएफ कांस्टेबल बैच है 299 रुपए का है, तो आप लोग इन बैचेस को ले सकते हैं। ठीक है, साथ में अगर बात की जाए तो यूपी पीसीएस की बात करें, यूपी पीसीएस का संजीवनी बैच है, आरओ मंथन बैच है बच्चों, आपका सफलता बैच हो गया, लक्ष्य बैच है और प्रारंभ बैच है। तो ये कई सारे बैचेस हैं जिनमें की बहुत ही कम फीस, आप देख सकते हैं बहुत कम फीस यहाँ पे रखी गई है। और दिवाली 75 कोड इस्तेमाल करिएगा, 75% का डिस्काउंट है। और ये ऑफर जो है ये 9, 10 और 11 तारीख तक ये 3 दिन चल रहा है, तो आप लोग ले सकते हैं। 11 नवंबर को ये 12 बजे तक इसका लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, ऑफर की। एसएससी जीडी के लिए बता ही दिया आप लोगों को, एसएससी जीडी हो गया, यूपीएसआई है, आरपीएफ कांस्टेबल सुरक्षा बैच है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है और आरपीएफ एसआई सुरक्षा बैच है, तो ये बैचेस में भी आप जुड़ सकते हैं। साथ में बीपीएससी कौटिल्य बैच आपका, बीएसएससी 2023 सफलता बैच है और बीएसएससी बिहार दरोगा बैच है। तो ये तमाम सभी जो बैच हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं और सब सारे एप्लीकेशन पर ये चल रहे हैं, तो आप लोग इनमें जुड़ सकते हो, अपने दोस्तों को भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दिवाली 75 कोड इस्तेमाल करिएगा, 75% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत आती तो आप कॉलिंग नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने, है ना, डाउट जो भी है सॉल्व कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं आज का हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। तो कोलकाता के बच्चों बिनोय बादल दिनेश बाग डलहौजी क्षेत्र या डलहौजी क्षेत्र में मुद्रा भवन का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? मुद्रा भवन की बात करें तो जो मुद्रा भवन है डलहौजी क्षेत्र कहां पर आता है? कोलकाता में, या फिर इसे हम बिनोय बादल दिनेश बाग भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों याद रखना हमारे क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इनको ये यहाँ पर शहीद हो गए थे बच्चों, अंग्रेजों ने इनको यहाँ पर फांसी दे दी थी और इसी वजह से क्या था, तो इनको विनय बादल और दिनेश बाग के नाम से क्षेत्र फेमस है। कहां पर? कोलकाता के अंतर्गत। तो ये कब बनाया गया था? 1899, 1910, 1875 या 1833 में। तो याद रखना इसकी स्थापना कब की गई थी? 1833 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? तो 1833 में, याद रखना। ठीक है, जो यहाँ पर मुद्रा भवन है वो कब बना था? 1833 में बना था। कहां पर? तो कोलकाता में। कोलकाता में कहा? तो डलहौजी क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। कोलकाता में कहां पर? तो बच्चों याद रखना ये कोलकाता में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में डलहौजी क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया था। कहां पर? डलहौजी क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि 1911 में क्या हुआ था? तो बच्चों याद रखना बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब सॉरी 1910 की बात करें तो जब जॉर्ज पंचम आया, भारत आया, इसने क्या किया था? बंगाल विभाजन को रद्द किया था। और 1911 में ये घोषणा कब हुई थी? 1911 में घोषणा हुई थी कि भारत की राजधानी क्या होगी? दिल्ली होगी। ठीक है, क्या होगी? भारत की राजधानी दिल्ली होगी, ध्यान रखना। और भारत की राजधानी दिल्ली बनी कब? तो 1912 में। तो ये भी याद रखेंगे, घोषणा कब होती? 1911 में। और दिल्ली राजधानी बनती कब है? तो 1912 में बनाए जाने की घोषणा की गई थी। क्या दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाए जाने की घोषणा की गई थी और 1912 में क्या बनी? भारत की राजधानी दिल्ली बनी। 1899 की बात करें, यहाँ पर कौन सी घटना घटती है? तो 1899 की बात करें बच्चों तो आपने सुना होगा बेलूर मठ के बारे में। किसकी स्थापना की गई थी? बेलूर मठ बनाया गया था। ठीक है, बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? 1899 में। और 1897 की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी ने
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है, किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए याद रखना 1875 में इंडियन म्यूजियम, ध्यान रखना बच्चों 1875 की बात है तो 1875 में क्या हुआ था? तो इंडियन म्यूजियम, इंडियन संग्रहालय, ये कहां पर बनाया गया था? कोलकाता में। इंडियन जो म्यूजियम है ये कहां पर बनाया गया था? तो याद रखना ये इंडियन जो संग्रहालय है ये कोलकाता में स्थापित किया गया था, ठीक है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में, याद रखना, ठीक है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में क्या बनाया गया था? तो इंडियन म्यूजियम की स्थापना की गई थी। साथ में 1 अप्रैल 1935 को आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 1935 में पहली बार, सॉरी, जो भारत की बात करें तो 1835 में क्या बना? आरबीआई की स्थापना कोलकाता में की गई, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल भी कहां पर? कोलकाता में है, ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है, या विक्टोरिया पैलेस की बात करें, ठीक है, विक्टोरिया पैलेस ये कहां पर है? तो विक्टोरिया पैलेस बच्चों आप याद रखना कोलकाता में है। और ये कब बना था? 1921 में बनकर के तैयार हुआ था, ठीक है। तो विक्टोरिया पैलेस कहां पर है? कोलकाता के अंतर्गत आ जाता है। और भारत की याद रखना जो पहली कह सकते हैं मेट्रो सेवा, ये कहां शुरू हुई थी? भारत की पहली मेट्रो सेवा की शुरुआत की बात करें तो याद रखना बच्चों भारत की पहली मेट्रो सेवा ये कोलकाता में शुरू की गई थी, ठीक है। मेट्रो सेवा भारत में सबसे पहले कहां शुरू हुई थी? कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में भारत की पहली मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई थी। यही कोलकाता में क्या है? ईडन गार्डन, ठीक है। ईडन गार्डन खेल मैदान है। आप सब जानते हैं कि जो ईडन गार्डन खेल मैदान है ये कहां पर? कोलकाता में है। और युवा भारती, क्या लिख लीजिएगा? युवा भारती या फिर सॉल्ट लेक, ठीक है। युवा भारती या फिर सॉल्ट लेक, सॉल्ट लेक ये कहां पर स्थित है? तो युवा भारती या फिर सॉल्ट लेक स्टेडियम कहां पर मिल जाएगा? कोलकाता के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, ठीक है। कहां पर? कोलकाता के अंतर्गत आप लोगों को ये मिल जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोर्ट विलियम भी कहां पर बनाया गया था? तो याद रखना बच्चों ये फोर्ट विलियम की भी स्थापना कोलकाता में की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर बनाया गया था? तो आप सब जानते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां पर की गई थी? तो याद रखना बच्चों आपके कोलकाता पश्चिम बंगाल में की गई थी। तो ये सारे प्लेसेस आप ध्यान रखना, ठीक है, सारे प्लेसेस आप याद रखना। और जो आरबीआई कोलकाता में बना था, आरबीआई 1937 में कहां ट्रांसफर हुआ था? 1937 में से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था, ठीक है। आरबीआई पहले कहां था? कोलकाता में था और 1937 में से कहां ट्रांसफर कर दिया? तो मुंबई से कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया। कहां पर? याद रखना कोलकाता में से, कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसे ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। कहां पर? कोलकाता पश्चिम बंगाल में से ट्रांसफर कर दिया गया, ध्यान रखेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा बताइए कि विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन वीटी, जिसे कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। मुंबई का जो निर्माण किया गया ये किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, ये जो निर्माण इसका किस वर्ष में हुआ था? वीटी, या फिर इसे हम लोग सीएसटी कहते हैं। पहले इसे किस नाम से जानते थे? तो विक्टोरिया टर्मिनल, यानी पहले इसे वीटी के नाम से जानते थे, अब इसे सीएसटी के नाम से जानते हैं। सीएसटी यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इसकी स्थापना किस काल में की गई थी? तो याद रखना बच्चों 1878 से 1888, ठीक है। 1878 से 1888 के दौरान कौन बनाया गया था? तो याद रखना सीएसटी यानी कि जो अगर देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना ये 1878 से 1888 के बीच में, ठीक है, ध्यान रखना। और फ्रेडरिक विलियम, किसने इसको बनाया था? तो फ्रेडरिक, क्या नाम लिखिएगा? फ्रेडरिक, फ्रेडरिक विलियम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। इसके इंजीनियर कौन थे? तो फ्रेडरिक विलियम बच्चों इसके इंजीनियर थे, जिन्होंने कि सीएसटी या फिर वीटी स्टेशन को बनाया था। किसे? सीएसटी या फिर वीटी स्टेशन को बनाया था। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। आइए बढ़ते 1913 से 1924 के बीच में क्या बना? तो गेटवे ऑफ इंडिया। क्या बनाया गया? ये गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। आप सब जानते हैं कि कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में कौन सा गेटवे ऑफ इंडिया है? और गेटवे ऑफ इंडिया की बनने की शुरुआत कब होती है? तो बच्चों याद रखना जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसकी बनने की शुरुआत आपके 1913 से होती है और 1924 में जाके कंप्लीट होता है। और जॉर्ज पंचम किसके आने पर? तो आपने पढ़ा होगा कि जॉर्ज पंचम के आने पर, ठीक है। जॉर्ज पंचम जिसने बंगाल विभाजन को रद्द किया था, तो ये है ना ब्रिटिश किंग की बात करें, जॉर्ज पंचम के आने पर याद रखिएगा क्या बनवाया गया था? तो बच्चों आपके गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। और जॉर्ज विटेट इसके जो वास्तुकार हैं, क्या नाम है? आर्किटेक्ट की बात करें तो जॉर्ज विटेट थे, ठीक है। क्या नाम है? जॉर्ज विटेट है, जिन्होंने की गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया। किसने करवाया? जॉर्ज विटेट ने करवाया। 1921 से 1927 इस दौरान क्या हुआ? जो 1921 से 1927 इस दौरान क्या हुआ?
तो इंडिया गेट, ठीक है। किसका निर्माण हुआ बच्चों, तो याद रखना इंडिया गेट। और इंडिया गेट कहां पर है, दिल्ली में है। आप सब जानते हैं कि इंडिया गेट कहां पर है, दिल्ली में है। और एडविन लुटियन कौन था इसका वास्तुकार, तो एडविन लुटियन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एडविन लुटियन, एडविन लुटियन की बात करें बच्चों तो इसने क्या किया, तो याद रखना वास्तु किसका डिजाइन किया या किसका चीफ आर्किटेक्ट था, तो याद रखना इंडिया गेट का। तो 1921 टू 1927 यहाँ पर इंडिया गेट को बनाया गया था, क्या इंडिया गेट को बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 1636 से 1638 से 1648 यहाँ पर क्या बना, दिल्ली का किला, क्या बना, दिल्ली का किला बनाया गया था, ठीक है, दिल्ली का किला। और दिल्ली के किले का निर्माण कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी, कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसका कि जो कि लाल किले के अलावा इसको ताजमहल बनाने में किसका योगदान था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी का। तो 1638 से 1648 के बीच में यानी कि इन 10 वर्षों के दौरान कौन बना, तो दिल्ली का लाल किला बनाया गया, ठीक है, दिल्ली का लाल किला। यहाँ पर क्या लिखिएगा, दिल्ली का लाल किला, ठीक है। तो दिल्ली का बच्चों जो लाल किला है इसका वास्तुकार कौन था, चीफ आर्किटेक्ट कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी था, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को नमस्कार भाई, राधे राधे। और सेशन को सभी लोग शेयर करिएगा, ठीक है। जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव है ना, सभी बच्चे यहाँ पर क्लास को एक बार शेयर करिएगा। जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव है सभी लोग सेशन को शेयर करिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा बताएंगे समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को किस स्तंभ शिलालेख में दर्ज किया गया है, किस स्तंभ या शिलालेख में दर्ज किया गया है जिन्हें उनकी विजय के लिए भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त के बच्चों किस स्तंभ शिलालेख में, ठीक है, जो शिलालेख है समुद्रगुप्त का, इसमें यह बताया गया कि भारत का नेपोलियन के रूप में इसके जाना जाता है। तो उनकी विजय के लिए क्या जाना जाता है, तो इससे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जरा बताएंगे ये कौन सा इनमें से पिलर आ जाता है, ठीक है। ये लौह स्तंभ होगा, विजय स्तंभ होगा, इलाहाबाद स्तंभ होगा, सूर्य स्तंभ होगा, ठीक है। इनमें से कौन से पिलर पे ये बात कही गई है, तो देखिए आयरन पिलर की बात करें, लौह स्तंभ बच्चों कहां पर है, कुतुब मीनार, ठीक है, क्या है, कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहां पर है, दिल्ली में है। और इसमें देखो क्या है, लौह स्तंभ आ जाता है, ठीक है। लौह स्तंभ के बारे में बात की गई, ठीक है। लौह स्तंभ आयरन पिलर कहां पर है, ये दिल्ली में है। और इसकी हाइट कितनी है, 7.21 मीटर है। दिल्ली का जो कुतुब मीनार में बच्चों यहाँ पे आयरन पिलर है ना, ये 7.21 मीटर का है, कितने का, 7.21 मीटर का ये आ जाता है लौह स्तंभ, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर विजय स्तंभ किसकी बात की गई यहाँ पे, तो याद रखना विजय स्तंभ की बात की गई। और बच्चों विजय स्तंभ के बारे में क्या बताया गया, राणा कुंभा, आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, राणा कुंभा का नाम सुना होगा, ठीक है। राणा कुंभा की बात करें तो याद रखना राणा कुंभा का संबंध किससे है, तो राणा कुंभा ने याद रखना यहाँ पे विजय स्तंभ बनवाया था। और ये विजय स्तंभ कहाँ बनवाया था, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में इन्होंने ये निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ कहाँ बनवाया था, तो चित्तौड़गढ़ में बनवाया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में इन्होंने कब बनवाया, तो 1444 से 1448 के बीच में, ठीक है। 1444 टू 1448 यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। राणा कुंभा ने क्या बनवाया था, चित्तौड़गढ़ में, नोट करिएगा आपका, है ना, विजय स्तंभ बनवाया था। यहाँ पर क्या करेंगे, 40 होगा, 44 नहीं 40। तो 1440 की बात करें बच्चों, इसके 48 के बीच में क्या बनवाया था, तो राणा कुंभा जी ने चित्तौड़गढ़ में, जो कि राजस्थान में आ जाता है, यहाँ पर किसका निर्माण करवाया, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ध्यान रखना, कहां पर, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पिलर की बात करें, जो इलाहाबाद पिलर है, इसमें किसके बारे में बताया गया, तो याद रखना समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बताया गया है, कहां पर, तो इलाहाबाद पिलर में। और इलाहाबाद पिलर की बात करें बच्चों, तो जो ये इलाहाबाद पिलर है, ठीक है, जो ये इलाहाबाद पिलर है, यहाँ पर आप जानते हैं कि कहां पर, अकबर के शासन काल में लाया गया था, ठीक है। अकबर के शासन काल में यहाँ पे अकबर ने जब किला बनवाया था ना, अकबर ने क्या बनवाया था, किला बनवाया था इलाहाबाद का। और उसी दौरान इसको कहाँ लाया गया बच्चों, तो कौशाम्बी से उठाकर किसको, इलाहाबाद एक किले के अंदर इसको रखा गया था, कहां पर, इलाहाबाद किले के अंदर इसको रखा गया था। और ये 10 मीटर ऊंचा है, ये कितने मीटर ऊंचा है, तो याद रखना इसकी हाइट जो है ये 10 मीटर है। इलाहाबाद जो पिलर है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखना ये 10 मीटर आ जाता है। और ये प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, हरिशेन की जो प्रयाग प्रशस्ति, इसमें इसके बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति क्या लिख लीजिएगा, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति में इसके बारे में उल्लेख किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात की सूर्य स्तंभ है। और ये सूर्य स्तंभ बच्चों ये कहां पर आ जाता है, तो सूर्य स्तंभ आप लोग ध्यान रखना ये कुतुब मीनार के अंदर, ठीक है। सूर्य स्तंभ कहां पर आता है, कुतुब मीनार के अंदर आ जाता है, ठीक है। सूर्य स्तंभ कहां आ जाता है, कुतुब मीनार के अंदर, ये
आ जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। भवाई और कालबेलिया जो पारंपरिक नृत्य के रूप में किस भारतीय राज्य के लिए अपनी उत्पत्ति का श्रेय देते हैं। ठीक है, जो कालबेलिया और भवाई है ये किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है जो कि किया जाता है, बताएंगे। ठीक है, कालबेलिया जो है ये किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। देखो पंजाब की बात करें बच्चों तो यहाँ पे लूर हो गया। ठीक है, कौन है, लूर लुड्डी, क्या लिखिएगा, लूर लुड्डी, डफ, गिद्दा, गिद्दा, भांगड़ा, ये सब कहाँ के हैं तो याद रखना ये सभी पंजाब के हैं। ठीक है, ये सब कहाँ के हैं, पंजाब राज्य के। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे उड़ीसा में क्या, तो छाऊ, क्या लिखेंगे, छाऊ, मुड़री, सवारी। ठीक है, छाऊ, मुड़री, सवारी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप नाम से ओडिसी। ठीक है, क्या है, ओडिसी नृत्य, जो उड़िया नृत्य है। ठीक है, तो ओडिसी हो गया, ये सभी कहाँ के हैं। और घूमरा लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, घूमरा। ठीक है, घूमरा, ये सभी कहाँ के, उड़ीसा राज्य के आ जाते हैं। असम की बात करें बच्चों तो यहाँ पर कौन सा नृत्य आ जाते हैं, बिहू। ठीक है, यहाँ पे बिहू फेस्टिवल भी है और यहाँ पे बिहू क्या होता है, तो बिहू डांस भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना, बिहू क्या है, बिहू नृत्य भी है और बिहू याद रखना यहाँ पर क्या मनाया जाता है, तो बच्चों याद रखना बिहू यहाँ पे डांस भी होता है, ध्यान रखिएगा। असम की बात कर लेते तो बिहू यहाँ पर क्या होता है, डांस भी होता है। और यहाँ पे कली गोपाल, क्या लिख लीजिएगा, कली गोपाल। यहीं पर और कौन कौन से नृत्य हैं, तो कली गोपाल, खेल गोपाल, कली गोपाल, खेल गोपाल। ठीक है, ये सभी कहाँ के नृत्य हैं, ये याद रखना असम राज्य के आ जाते हैं। कहाँ पर, असम राज्य के आ जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए, यहीं पर सारी चीजें आप याद रखना। ठीक है, आप इसमें लिखना चाहें तो बुगुम्बरा, क्या लिख लीजिएगा, बुगुम्बरा भी लिख लीजिएगा। ठीक है, बुगुम्बरा, बुगुम्बरा भी नृत्य ये कहाँ का है, तो याद रखना ये असम राज्य का। तो बच्चा कौन सा, राजस्थान। इसमें बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा, राजस्थान। राजस्थान में क्या क्या होता है, तो याद रखना राजस्थान की अगर बात करें तो जैसे भवई, भवई गुजरात में भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, गुजरात का भी, राजस्थान में भी होता है। साथ में कालबेलिया, क्या लिख लीजिएगा, कालबेलिया, कालबेलिया, कठपुतली, क्या लिख लीजिएगा, कठपुतली, कठपुतली। इसके अलावा नोट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा नोट कर लीजिएगा आप, जैसे हम जानते हैं गणगौर, क्या लिखेंगे, गणगौर, नेजा। ठीक है, ये और घूमर, क्या लिख लीजिएगा, घूमर। ये सभी कहाँ के, तो याद रखना ये राजस्थान राज्य के आ जाते हैं। कहाँ के, ये सभी राजस्थान राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं। कहां पर आते हैं, राजस्थान राज्य के अंतर्गत ये आ जाते हैं, ध्यान रखेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये किस वर्ष में पारित हुआ था। ठीक है, बैंकिंग जो रेगुलेशन एक्ट है ये किस वर्ष में पारित हुआ था, बताएंगे। ठीक है, बैंकिंग जो रेगुलेशन एक्ट है, तो देखो बच्चों बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट है ये 1949 में क्या हुआ था, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, क्या लिखेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये पास कब हुआ था, तो 1949 में। और जितने भी बैंक चलते हैं याद रखना, बैंकों को याद रखना, बैंक अपनी गाइडलाइन सारे नियम कहाँ कानून के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान रखना। 1969 में क्या होता, बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1969 में बैंकों का क्या होता है, तो राष्ट्रीयकरण हुआ था पहली बार। तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ नोट कर लीजिएगा कब हुआ था, तो बच्चों आपका 19 जुलाई। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को हुआ था। कितने बैंकों का, तो 14 बैंकों का। ठीक है, 14 बैंक थे, 14 बैंक थे जिनका की पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दूसरी बार अगर मैं बात करूं तो सेकेंड टाइम बच्चों कब हुआ था, याद रखना 15 अप्रैल। ठीक है, ध्यान रखना कब हुआ था, 1980 में। ठीक है, ध्यान रखना 15 अप्रैल 1980 को क्या हुआ था, तो याद रखना यहाँ पे दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, कब हुआ था, 1980 में सेकेंड टाइम 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने बैंकों का, 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, कितने बैंकों का हुआ, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनलाइजेशन एक्ट क्या है, 1969। 1935 में क्या हुआ, आरबीआई की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, आरबीआई की स्थापना, ध्यान रखेंगे। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना बच्चों 1935 में 1 अप्रैल को। और आरबीआई को चलाने का नियम क्या है, तो आरबीआई एक्ट है 1934। ठीक है, आरबीआई को चलाने का अधिनियम क्या है, तो 1934 याद रखना, ये आरबीआई को चलाने का नियम आ जाता है। ठीक है, आरबीआई को चलाने का नियम कौन सा है, तो आरबीआई अधिनियम 1934 है।
और 1976 में क्या हुआ, तो आरआरबी का कानून बनाया गया, आरआरबी एक्ट बना, यानी कि जो ग्रामीण बैंक होते हैं ना, रीजनल रूरल बैंक्स, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स कहते हैं। आरआरबी यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कौन से ये, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बच्चों आरआरबी कहलाते हैं। और आरआरबी का जो बना था, ये कब बना था, तो 2 अक्टूबर, क्या बना था, 2 अक्टूबर 1975 को, याद रखना, आरआरबी की स्थापना की गई। किसकी, आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। और याद रखना, इसका जो कानून बना था चलाने का, ये कब बना, 1976 में बनाया गया। कब बनाया गया, 1976 में इसके कानून को बनाया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, जो वॉलीबॉल की टीम होती है, कितने बच्चों ने वॉलीबॉल खेला है, ठीक है, बताओ भाई, कितने बच्चों ने वॉलीबॉल खेला है, जरा बताएंगे जल्दी से फटाफट, ठीक है। और सेशन को शेयर करिएगा, जितने बच्चे मेरे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे और बताइएगा कि जो बच्चे यहाँ पे लाइव है, ठीक है, कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताओ भाई, ठीक है, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट आंसर करेंगे। आइए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो बच्चों वॉलीबॉल की बात कर लेते हैं, तो टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं, तो याद रखना वॉलीबॉल में टोटल खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है, 6। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल में 6 होते हैं। और बास्केटबॉल में कितने होते हैं, तो लिख लीजिएगा बास्केट, ठीक है, बास्केटबॉल में कितने होते हैं, तो बास्केटबॉल में 5 होते हैं। 7 की बात करें बच्चों कबड्डी, ठीक है, किसमें होते हैं, तो कबड्डी की बात करें, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। और खो खो में कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है, खो खो में कितने होते हैं, 9 होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इसमें टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इसमें टोटल खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। ध्यान रखना कितनी होती है, 11 टोटल होती है, नोट करेंगे। और सबसे ज्यादा खिलाड़ी कौन, किसमें होते हैं, रग्बी में। सबसे ज्यादा बच्चों खिलाड़ी 15 खिलाड़ी कहाँ होते हैं, रग्बी में। याद रखना रग्बी में सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा खिलाड़ी रग्बी में होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा खिलाड़ी कहां पर होते हैं, तो रग्बी में होते हैं, टोटल 15 खिलाड़ी होते हैं। आपसे पूछे पोलो में कितने होते हैं, तो पोलो में याद रखना 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, पोलो में कितने होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं, किसके अंदर, तो पोलो के अंतर्गत, नोट करेंगे, ठीक है। जैसे हम बात करें वाटर पोलो और बेसबॉल, इनमें भी 7 खिलाड़ी होते हैं, जो यहाँ पे 7 है ना, तो याद रखना बेसबॉल और वाटर पोलो, ठीक है, बेसबॉल और क्या लिख लीजिएगा, वाटर पोलो, वाटर पोलो, इसमें भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना टोटल 7 होते हैं, ठीक है, 7 खिलाड़ी इसमें भी होते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष में करवाया गया था, ठीक है, महाराजा सवाई जयसिंह, ठीक है, सवाई राजा जयसिंह, जिनके नाम पर जयपुर शहर का नाम पड़ा, जिनके नाम पर जयपुर शहर का नाम पड़ा, जरा बताइएगा कि जो सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष में करवाया गया था, ठीक है, नाहरगढ़ किले का निर्माण ये किस वर्ष में हुआ था, तो बच्चों 1734 में, ठीक है, 1734 में नाहरगढ़ किला बना। कौन सा, नाहरगढ़ का किला। और नाहरगढ़ का किला ये कहां पर है, जयपुर में है, लिख लीजिएगा, ये कहां पर है, जयपुर में नाहरगढ़ का किला है। और नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखिएगा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा ये करवाया गया, ठीक है, सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। 1799 में क्या हुआ, तो हवा महल, यहां पर क्या बना, तो बच्चों जयपुर का हवा महल, ठीक है, जयपुर का जो हवा महल है ये कब बना, तो याद रखना ये आपका 1799 में किया गया था। कब, 1799 में। और सवाई प्रताप सिंह ने इसको बनवाया था, ठीक है, किसने, सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने, किसने, सवाई प्रताप सिंह के शासन काल में ये बनवाया गया था। और बच्चों यहाँ पे 953 खिड़कियां हैं, कितनी खिड़कियां हैं, 953, यहाँ पर क्या, तो खिड़कियां हैं, ध्यान रखना, ठीक है, खिड़कियों की संख्या कितनी है, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे 953 खिड़कियां आ जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, और इसको डिजाइन किसने किया था, लाल चंद्र ने डिजाइन किया था। हवा महल का जो डिजाइन किया था, हवा महल का डिजाइनर कौन था, तो याद रखना जो डिजाइनर, ठीक है, इसके डिजाइनर कौन थे, आबचंद थे, सॉरी लालचंद, आबचंद नहीं लालचंद, क्या लिखेंगे, लालचंद इसके क्या थे, तो डिजाइनर थे, ठीक है, लालचंद किसके डिजाइनर थे, तो हवा महल जो कि कहां पर, जयपुर के अंतर्गत ये आ जाता है, ठीक है, क्या है, जयपुर के अंतर्गत ये आ जाता है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और बलुआ और गुलाबी पत्थरों से बना हुआ है। हवा महल किससे बना है? तो बलुआ और गुलाबी पत्थर से, ध्यान रखिएगा। हवा महल किससे बना है बच्चों? तो बलुआ और गुलाबी पत्थर, ठीक है, बलुआ एवं गुलाबी पत्थर, ठीक है, ध्यान रखना, बलुआ एवं गुलाबी पत्थर से कौन बनाया गया है? तो हवा महल का निर्माण करवाया गया, ठीक है। बलुआ एवं गुलाबी पत्थर से क्या है? तो जयपुर के हवा महल का निर्माण करवाया गया, ठीक है। 1583 में अकबर ने प्रयागराज का किला बनवाया था। किसका? 1583 में अकबर ने कौन सा किला बनवाया था? तो प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज का किला। प्रयागराज का किला यानी कि इलाहाबाद का जो किला है, इलाहाबाद का जो किला है, ये किसने बनवाया था? अकबर के शासनकाल में बनवाया गया था। और ये कब बना था? 1583 में। कब बना था? 1583 के दौरान बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बच्चों 295 की बात करें, हनुमानगढ़ का किला, ठीक है, हनुमानगढ़ का किला जो कि राजस्थान में आता है। हनुमानगढ़ का किला, क्या लिखेंगे? हनुमानगढ़ का किला। और हनुमानगढ़ का किला ये कहां पर? ये भी राजस्थान के अंतर्गत आ जाता है। ये कब बना था? तो 295 ईस्वी के दौरान इन्होंने ये बनवाया गया था, ठीक है, 295 ईस्वी के दौरान ये बनवाया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और साथ साथ में अगर हम बात कर लेते तो आपको पता होगा, ये जो नाहरगढ़ का किला था ना, यही जयपुर में क्या स्थित बच्चों? तो जयपुर में याद रखना आमेर का किला, क्या लिख लीजिएगा? आमेर का किला भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। क्या है? आमेर का किला, ये भी कहां पर है? जयपुर राजस्थान के अंदर। सवाई मानसिंह स्टेडियम है यहाँ पे, लिख लीजिएगा, सवाई मानसिंह स्टेडियम, क्या लिख लीजिएगा? सवाई मानसिंह स्टेडियम, ये कहां पर? तो जयपुर राजस्थान में, लिख लीजिएगा, कहां पर ये है? तो जयपुर राजस्थान के अंतर्गत ये आ जाता है, ठीक है, नोट करेंगे। और हवाई अड्डे का नाम क्या है? जयपुर हवाई अड्डा, क्या लिख लीजिएगा? जयपुर यहाँ पर हवाई अड्डा स्थित है। चलिए अगला देखा जाए। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू किया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहां पर शुरू किया गया था, ठीक है। इनमें से किस प्लेस से, याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी? क्या लगता है? रामलीला मैदान दिल्ली, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर पंजाब, शिवाजी पार्क कहां पर है? मुंबई, या फिर अगस्त क्रांति मैदान, ये है ना, अगस्त क्रांति मैदान से किया गया था। तो कहां से पर किया गया था जरा बताएंगे, ठीक है। आइए, तो बच्चों याद रखना, ये अगस्त क्रांति मैदान, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्वालियर टैंक मैदान के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? ग्वालियर टैंक मैदान। इसे क्या कहा जाता है? ग्वालियर टैंक मैदान के नाम से भी जानते हैं। और ये कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। तो ग्वालियर टैंक मैदान या फिर अगस्त क्रांति मैदान, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। कहां पर है ये? मुंबई महाराष्ट्र में, ध्यान रखना। और 8 अगस्त है, ये कब की बात है? 8 अगस्त बच्चों 1942, ठीक है। ये घटना कब की? याद रखना 8 अगस्त 1942 को याद रखिएगा। ये अगस्त क्रांति मैदान की शुरुआत हुई थी, ठीक है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। और यहीं पर महात्मा गांधी जी ने क्या नारा दिया था? करो या मरो, ठीक है, करो या मरो। ये किसने नारा दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने ये दिया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है, डू और डाई। अगर मैं बात करूं रामलीला मैदान की बात करें बच्चों, तो शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री का तो नाम आप सब जानते हैं, ठीक है, कि रामलीला मैदान से क्या हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे देश के क्या थे? प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इन्हीं के समय पर 1965 में क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ठीक है। किसका युद्ध हुआ? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। और इन्होंने इसमें एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था इन्होंने बच्चों? इसमें एक स्लोगन दिया था, क्या? जय जवान जय किसान, ठीक है, जय जवान जय किसान। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जय जवान जय किसान का नारा, ठीक है, जय जवान जय किसान, ये जो नारा था ये किसने दिया था और कहां से दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने रामलीला मैदान नई दिल्ली, कहां लिख लीजिएगा? नई दिल्ली रामलीला मैदान से इस नारे को दिया था, क्या? जय जवान जय किसान। और भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध होता है तो उस दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जलियांवाला बाग, आप सब जानते हैं बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919, जो भारतीय इतिहास में काला दिन माना जाता है, ठीक है, कि ब्लैक डे किसे कहते हैं? तो काला दिन के तौर पर इसे जाना जाता है 13 अप्रैल 1919 को। और अमृतसर के जलियांवाला बाग में, ठीक है, कहां पर? अमृतसर पंजाब के बच्चों, जलियांवाला बाग में क्या होता है? हत्याकांड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को होता है। कहां पर? याद रखना, ये पंजाब के अंदर, ठीक है। और रॉलेट एक्ट के विरोध में, इसके लिए किसके विरोध में? तो याद रखना ये रॉलेट एक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। जो कि रॉलेट एक्ट कैसा कानून था जिसमें किसी को भी कभी भी कहीं से भी गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काला कानून था, रॉलेट एक्ट। और जब पंजाब में अमृतसर हत्या जो सॉरी जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसके बाद क्या बनाई गई थी? हंटर कमेटी बनाई गई थी। क्या? हंटर समिति। किसके लिए बनाई गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पता लगाने के लिए हंटर समिति का गठन किया था। किसने? अंग्रेजों ने हंटर समिति का गठन किया था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण ये तमाम सारी जितनी भी खबरें हैं ना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इन बात को ध्यान रखिएगा। और शिवाजी पार्क बच्चों ये माहिम पार्क है, मुंबई में, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? माहिम पार्क, ठीक है। माहिम पार्क जो कि शिवाजी पार्क इसका नाम है। और ये कहां पर है? याद रखना, मुंबई महाराष्ट्र के अंतर्गत ये आ जाता है। कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र के अंतर्गत ये आ जाता है, ध्यान रखना। कभी कभार देखो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जब जो सभा हो रही थी, इसके नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना आपके, ठीक है, इसके जो नेतृत्व किया था, किसने किया था? आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका आप लोग कमेंट करके फटाफट जवाब दीजिएगा कि जिन्होंने की इसमें नेतृत्व किया था, कौन सा? जलियांवाला बाग के लिए, तो ये किसने किया था? आप लोग बताएंगे, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था? नोट करना, ठीक है। चलिए आप लोग बता दीजिए, अदरवाइज मैं तो बता ही दूंगा। मुझे दो नाम लिखने हैं। एक क्या नाम था? सैफुद्दीन किचलू, याद रखिएगा, सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम लिखिएगा? सैफुद्दीन किचलू, इन्होंने नेतृत्व किया था। और दूसरा सतपाल जी ने, ठीक है। किसने? सत्यपाल, ठीक है। क्या लिखिएगा? सत्यपाल, ठीक है। तो दो लोग बच्चों यहाँ पे सैफुद्दीन किचलू की बात कर लेते हैं, और दूसरे कौन थे? तो सत्यपाल थे, जिन्होंने की इसमें नेतृत्व किया था। किसका? तो जलियांवाला बाग जब सभा हो रही थी, इसको है ना, याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? ठीक है। इंटरनेट की जो पहुंच है, इंटरनेट सभी हर व्यक्ति तक हो, इंटरनेट पर कोई किसी के लिए प्रतिबंध नहीं होगा, सबके लिए एक जैसा समान व्यवहार किया जाएगा। तो जरा बताएंगे यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, ठीक है, जो भारत सुप्रीम कोर्ट है, इसने बच्चों बताया कि जो इंटरनेट है, इसकी पहुंच को कौन से संविधान किस संविधान के तहत से मौलिक अधिकार दिया है? ठीक है, मौलिक अधिकार प्रदान किया है, जरा बताएंगे, ठीक है, कि सब इंटरनेट पहुंच मौलिक अधिकार घोषित किया है, ये कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा? ठीक है, बताओ भाई जल्दी से फटाफट, ठीक है। जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव है, सभी लोग आंसर करेंगे और बताएंगे क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जो याद रखना यहाँ पे आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। क्या है ये? समानता का अधिकार, याद रखना सर, ठीक है। समानता का जो अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी की बात करें, इसमें क्या है? तो याद रखना बच्चों, ये सबको इंटरनेट को क्या किया? तो मौलिक अधिकार घोषित किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल 19 में क्या है? तो आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, आर्टिकल 19(1)(a) में आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार कानून है, ठीक है। क्या है? सूचना का जो अधिकार, सूचना का अधिकार कानून, सूचना का अधिकार कानून, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो सूचना का अधिकार कानून याद रखना आपके आर्टिकल 19(1)(a) में है। आर्टिकल 21 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, नोट करिएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाता है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 21 के अंतर्गत आ जाता है। और 21(a) में क्या है? राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार कानून। क्या है? शिक्षा का अधिकार कानून की बात करें तो याद रखना 21(a) के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है। और देखो आर्टिकल 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समता है, ठीक है, ध्यान रखना। आप जानते हैं कि 15 में क्या बच्चों? तो 15 में अगर देखा जाए तो धर्म, जाति, लिंग या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें आपने पढ़ा होगा कि धर्म, जाति, ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, लिंग, भाषा के आधार पर यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, भाषा के आधार पर भेदभाव, ठीक है, ये भेदभाव किसी का नहीं होगा। इस बात को कहां पर मेंशन किया गया? कि जो सभी बताया गया आर्टिकल 15 में, ठीक है, कहां पर? याद रखना ये सभी 15 आर्टिकल के अंदर बताए गए, ठीक है। तो धर्म, जाति, लिंग, है ना, इन सभी के आधार पर वंश भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद है? 15 कहता है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो क्या लिख लीजिएगा? वंश भी लिख लीजिएगा। क्या? वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन सा होता है? तो आर्टिकल 15 आ जाता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एस अगेंस्ट ऑड्स, ये किसकी रचना है? ठीक है, किसकी किताब है? एस अगेंस्ट ऑड्स जो है ये किसकी किताब आ जाती है? तो याद रखिएगा ये किताब है सानिया मिर्जा की, ठीक है। सानिया मिर्जा की किताब का नाम क्या है?
तो एस अगेंस्ट, ठीक है, लिख लीजिएगा एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है। ये बच्चों किसकी किताब है, तो याद रखना एस अगेंस्ट ऑड्स जो है ये सानिया मिर्जा की किताब का नाम है, ठीक है। किसकी किताब है, सानिया मिर्जा की किताब का नाम है। अगर पूछा जाए आपसे कि जरा बताओ भाई अभिनव बिंद्रा की किताब का नाम क्या है, ठीक है, किसकी किताब, तो जरा बताइएगा अभिनव बिंद्रा की किताब का नाम क्या है, कौन बताना चाहेगा, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा की किताब अभिनव बिंद्रा की किताब का नाम क्या है, कौन बताना चाहेगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताएंगे जरा, ठीक है। विश्वनाथन आनंद की किताब का नाम है माइंड मास्टर, क्या लिख लीजिएगा, माइंड मास्टर। और माइंड मास्टर बच्चों किसकी किताब का नाम है, तो माइंड मास्टर जो है ना, याद रखना ये आपकी विश्वनाथन आनंद जी की किताब का नाम है, ठीक है, किसकी है, विश्वनाथन आनंद जी की किताब है, ठीक है। और युवराज सिंह की बात कर लेते तो आपने सुना होगा युवराज सिंह का किताब का नाम क्या है, तो याद रखना अ टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, लिख लीजिएगा अ टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, या किसकी किताब है, तो याद रखना ये युवराज सिंह की है। सचिन की बात करें तो सचिन तेंदुलकर जी की किताब क्या है, तो सचिन तेंदुलकर जी की बात करें बच्चों तो याद रखना सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर की बात करें तो इनकी किताब का नाम क्या है, तो याद रखिएगा आपका सचिन तेंदुलकर की किताब का नाम है प्लेइंग इट माई वे, क्या लिख लीजिएगा, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, लिख लीजिएगा प्लेइंग इट माई वे। ये किसकी किताब का नाम है, सचिन तेंदुलकर की किताब का नाम क्या है, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी किताब है, अ टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की किताब है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। माधोपुर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है, माधोपुर मेला जो है ये भारत के किस राज्य के अंतर्गत लगता है बताएंगे, ठीक है। माधोपुर मेला जो बच्चों ये कहां पर लगता है, महाराष्ट्र में लगता है। देखो महाराष्ट्र में क्या लगता है, काला घोड़ा महोत्सव, यहाँ पर क्या मनाते हैं, मुंबई में बच्चों काला घोड़ा महोत्सव, लिख लीजिएगा। महाराष्ट्र के मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र के मुंबई में क्या लगता है, तो काला घोड़ा महोत्सव, नोट करिएगा काला घोड़ा महोत्सव ये कहां पर लगता है, तो काला घोड़ा महोत्सव याद रखा ये मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है, ठीक है, कहां पर, मुंबई महाराष्ट्र में ये आयोजित किया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गुजरात की बात है तो माधोपुर मेला कहाँ लगता है, गुजरात में, ठीक है। माधोपुर मेला कहां पर लगता है, तो माधोपुर मेला बच्चों ये गुजरात में लगता है, ध्यान रखना, आंसर क्या होगा इसका, गुजरात हो जाएगा। कि माधोपुर मेला कहाँ लगता है, तो याद रखना ये गुजरात के अंतर्गत आ जाता है। सोनपुर का मेला कहाँ लगता है, बिहार में। और ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, तो पशु मेला है, नोट करिएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, नोट कर लीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, ठीक है, पशु मेला जो कहाँ लगता है, सोनपुर में लगता है, कहाँ लगेगा, सोनपुर। अच्छा आप लोग मुझे ये बताइएगा कि जो ये सोनपुर है ये बिहार में कहां पर आता है, ठीक है, बिहार में किस क्षेत्र में सोनपुर आ जाता है, ठीक है। तो सोनपुर में भारत का सबसे बड़ा क्या लगता है, तो पशु मेला ये आयोजित किया जाता है। और मध्य प्रदेश में देखो कई सारे मेले आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के जैसे हीरा भूमिया का मेला, क्या लिखेगा, हीरा भूमिया का मेला, हीरा भूमिया का मेला, ठीक है, ध्यान रखना। तेजा जी का मेला, कौन सा लिख लीजिएगा, तेजा जी का मेला, तेजा जी का मेला नोट करिएगा, है ना। ये सभी मेले कहाँ लगते हैं, मध्य प्रदेश में। कान्हा बाबा का मेला, कान्हा बाबा का मेला, कान्हा बाबा का मेला, नोट कर लीजिएगा सारी चीजें, ठीक है। और नागा जी का मेला, नागा जी का मेला, ये सब कहाँ लगते हैं, तो याद रखना ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। नागा जी का मेला ये सब कहाँ लगते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर ये आयोजित किए जाते हैं, ठीक है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर ये आयोजित किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे हम बात करें बच्चों तो आपको पता होगा किसके बारे में, तो सूरज कुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, ठीक है। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, तो आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, सूरज कुंड मेला। और सूरज कुंड मेला ये कहाँ लगता है, तो हरियाणा के फरीदाबाद में, ठीक है। फरीदाबाद ये जिले का नाम है। और हरियाणा फरीदाबाद में क्या है, तो नोट करना यहाँ पे, हरियाणा फरीदाबाद में कौन सा मेला लगता है, तो हरियाणा फरीदाबाद बच्चों याद रखना सूरज कुंड मेला लगता है। चलिए मैं आगे बढ़ूं इसके पहले मैं आप लोगों को दो जानकारी दे देता हूँ जल्दी से फटाफट। जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं आप लोगों को देखो एमपीएसआई का बच्चों हमारा विक्रमादित्य बैच है जो कि आप लोगों के लॉन्च किया गया है, ठीक है। 499 रुपए का 7, 8 और 9 3 दिन इसमें ऑफर चल रहा, सॉरी एक मिनट 9, 10 और 11, ठीक है। क्या होगा 9, 10 और 11, ठीक है। 9, 10 और 11 इसमें 3 दिन का ऑफर है, कितने दिन, 9, 10 और 11। याद रखना ये 3 दिन का बच्चों हमारा ये ऑफर चल रहा है, तो आप लोग इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। रात के 12 बजे तक आपका ऑफर अवेलेबल रहेगी 11 तारीख को। दिवाली 75 कोड इस्तेमाल करिएगा, 75% का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा।
और इसमें अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। एसएससी जीडी की बात करें तो एसएससी जीडी जो है 399 रुपए का है। 649 का आपका एसएससी का प्रीलिम और मेंस फाउंडेशन बैच है। सीजीएल सीपीओ सीसीएल एमटीएस के लिए और सीआरपीएफ कांस्टेबल का 299 रुपए का एसएससी जीडी का बैच है, ध्यान रखेंगे। साथ में चलो ये तो मैंने बता ही दिया, यूपी साचारो यारो लक्ष्य बैच है, सफलता बैच, मंथन, संजीवनी, ये सारे बैच है, प्रारंभ बैच है। तो ये किसके लिए, तो याद रखना यूपी के एग्जाम्स के लिए सभी के लिए है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रारंभ बैच है। एसएससी जीडी अर्जुन बैच है 399 का। यूपीएसआई आपका दरोगा फैक्ट्री बैच है 749 का। और आरपीएफएसआई का जो है सुरक्षा बैच है। तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड करिएगा, कहीं दिक्कत आती है तो बताइएगा, कॉल कर सकते हैं। और देखिए ये जो ऑफर है 3 दिन के लिए रहेगा, 9, 10 और 11, ठीक है, 3 दिन के लिए 9, 10 और 11, इन 3 दिनों तक ये ऑफर अवेलेबल रहेगा, आप लोग ले सकते हो और अपने दोस्तों को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। साथ में आपका बीपीएससी का कौटिल्य बैच है, ठीक है, 1249 रुपए का है। सफलता बैच आपको बीएसएससी 2023 199 रुपए का है। और बिहार दरोगा बैच बच्चों ये 299 रुपए का है, जो कि कब है, तो यह 3 दिन अब तक ऑफर रहेगा। 75% का भी डिस्काउंट चल रहा है, इतना बड़ा डिस्काउंट बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग इसका बेनिफिट लीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, जिससे कि आप और है ना, जिससे कि हम और बच्चों के साथ कनेक्ट हो पाए। और तो ये तमाम सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, आइए बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आइए देखते हैं जल्दी से एक क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर सेशन को कवर करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर सेशन को कवर करेंगे। तो भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट रूपों में से एक गतका खेल निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। जो मार्शल आर्ट रूप बच्चों है ना, मार्शल आर्ट का एक रूप है गतका। जो गतका है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, जो गतका है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है, जरा बताएंगे, ठीक है। तो मणिपुर में क्या होता है, थांगता, ठीक है, लिख लीजिएगा थांगता बच्चों, ये कहाँ का है, तो थांगता याद रखना आपके ये मणिपुर राज्य का आ जाता है। ये कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो थांगता याद रखना ये आपके मध्य प्रदेश का कौन है, मलखंभ लिख लीजिएगा। मलखंभ कहाँ का है, तो मलखंभ नोट करेंगे ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का क्या है, तो उत्तर प्रदेश का आप लोगों ने सुना होगा किसके बारे में, कल, है ना। यहाँ पर बच्चों याद रखना उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का तो ऐसा कोई मार्शल आर्ट है नहीं, ठीक है, क्या है, कोई मार्शल आर्ट नहीं है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश का तो कोई है नहीं। केरल का क्या लिखेगा, कलरिया पट्टू, ठीक है। कलरिया पट्टू कहाँ का है, तो कलरिया पट्टू याद रखना आपके, कलरिया पट्टू बच्चों कहाँ कहा जाता है, कलरिया पट्टू नोट कर लीजिएगा आपके केरल का। उत्तर प्रदेश यहाँ पर नहीं होगा, पंजाब होगा, ठीक है। देखिए ऊपर लिखेंगे हिंदी में पंजाब, सॉरी इंग्लिश में क्या लिखा है, पंजाब, ठीक है। तो पंजाब का क्या है, तो बच्चों याद रखना गतका कहाँ का है, पंजाब का, ठीक है। गतका ये कहाँ का मार्शल आर्ट रूप है, तो गतका याद रखना ये पंजाब का है, ठीक है। गतका जो मार्शल आर्ट रूप है ये कहाँ का है, तो पंजाब का गतका आ जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, शुष्क वन, ड्राई फॉरेस्ट क्या कि आरिड फॉरेस्ट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये भारत में कहाँ पर है, जरा बताएंगे। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये भारत में कहाँ पर है, ठीक है। क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताओ भाई। तो शुष्क वन जो अनुसंधान संस्थान है बच्चों ये कहाँ पर मिल जाएगा, जरा बताएंगे जल्दी से। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये भारत के किस राज्य के अंतर्गत आ जाता है, तो याद रखना ये भावनगर गुजरात, कहाँ पर है, भावनगर गुजरात के अंतर्गत ही आ जाता है। कहाँ पर, भावनगर गुजरात के अंतर्गत। देहरादून में क्या है, तो याद रखना यहाँ पर राष्ट्रीय, ठीक है, या भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अनुसंधान संस्थान ये कहां पर मिल जाएगा, तो याद रखना बच्चों आपको ये देहरादून के अंदर। लाख का कहां पर है, लाख अनुसंधान केंद्र कहां पर मिलेगा, तो रांची में, ठीक है। लाख अनुसंधान संस्थान ये कहां पर, तो लाख अनुसंधान संस्थान ये रांची में स्थित है। कहां पर, ये रांची झारखंड में स्थित है। जोधपुर में क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जोधपुर राजस्थान में कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा आ जाता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक है। स्वतंत्र भारत में महाभियोग का प्रस्ताव इनके खिलाफ पेश किया गया था। ये कौन से ऐसे न्यायाधीश आ जाते हैं, ठीक है, ये कौन से ऐसे न्यायाधीश आ जाते हैं, जरा बताइएगा, ठीक है। क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताओ भाई जल्दी से फटाफट, ठीक है। क्या लगता है इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए कि भारत में भारत के संसद में महाभियोग का प्रस्ताव किया गया था किसके द्वारा, ठीक है। तो बच्चों 1991 न्यायमूर्ति रामास्वामी के खिलाफ, याद रखिएगा 1991 में क्या किया गया था, तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव किसके खिलाफ प्रस्तुत किया गया था, तो रामास्वामी जी के।
न्यायमूर्ति महाजन की बात की तो इन्होंने इंदिरा गांधी के जो लोकसभा निर्वाचन था उसको शून्य कर दिया था। इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन शून्य किया था ना, आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी जी का जो निर्वाचन था ये किसने शून्य किया था, किसके शासनकाल में? तो याद रखना बच्चों, आपके न्यायमूर्ति महाजन ने इनके निर्वाचन को शून्य कर दिया था आपातकाल के दौरान। ठीक है, ध्यान रखना क्या है, आपातकाल जब लगा था। ठीक है, क्या रखें, आपातकाल इसको हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आज का आप लोगों के लिए होमवर्क है यहाँ पे। ठीक है, क्या है ये होमवर्क है, आप लोग अपना इसमें कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को आज हम समाप्त करेंगे। और चलते चलते मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ। ठीक है, चलते चलते बच्चों में फिर से एक बार आप लोगों को बता दूं कि जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं, कि आप लोग जानते हैं एमपीएसआई का विक्रमादित्य बैच है जो कि आप लोगों के लिए लाया गया 9, 10, 11 3 दिन तक इसमें ऑफर है, दिवाली ऑफर चल रहा है। तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं, 75% का डिस्काउंट है। साथ में अगर मैं बात करूं तो बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी का कौटिल्य बैच 1249 रुपए का, बीएसएससी सफलता बैच 199 रुपए का, और बीपीएसएससी बिहार दरोगा बैच 299 रुपए का। दिवाली 75 कोड इस्तेमाल करिएगा, 75% डिस्काउंट रहेगा। और साथ में देखो एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी आरपीएफ कांस्टेबल सुरक्षा बैच, बीपीएसआई दरोगा बैच है, आरपीएफ सुरक्षा बैच 499 रुपए का। तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।